वही बेसिक ध्यान रखना है यार। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग जाएगा, है ना। और मंडे से आपको 11 बजे आना है। मैं सर को बोल दूंगा उधर, क्या नाम है उसके लिए, होगी ना। और मैं बुला किस ले रहा हूँ आपको। तो भाई मैं अकाउंट्स ही तो पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स के लिए तो कह रहा हूँ। सिंगल एंट्री, हाँ सिंगल एंट्री, हाँ सिंगल एंट्री चलेगी 11 सवा 11:30, या जो भी टाइम होगा मैं बता दूंगा। हाँ तुम चिंता ना करो, सिंगल एंट्री उनके साथ करा देंगे ना अगले वीक में, फेस टू फेस 7 क्लास में सिंगल एंट्री पूरा आराम से करा देंगे, है ना। ऐसे कर लेंगे, हाँ मंडे से। हम्म, ऐसे कैसे बोल दिया। अच्छा वो गलती से हो गया होगा। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। एनपीओ ऑलमोस्ट हो गया है एक, एनपीओ हो गया है ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन बचा है एनपीओ का, वो मैं रिवाइज कराते हुए करवा दूंगा, जो मैंने कल लास्ट में बताया था, तुम तो थे ही कल। चलो जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा सा टाइम लगा के करेंगे, टाइम मतलब ठीक से, मतलब थोड़ा डिटेल में, ताकि दिक्कत ना आए। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करूं या जर्नल एंट्री पर आ जाऊं, जल्दी बताओ। हम्म? बिल्स ऑफ एक्सचेंज हल्का सा क्या, फुल्का सा दे देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये मोहन है, लिखते रहना फटाफट। ये मोहन है और ये है रमेश। सेल ऑन क्रेडिट, स्टार्टिंग से बताते हैं सब कुछ। मोहन सेल करता है रमेश को क्रेडिट पर। अच्छा इसका मतलब ये कौन होगा, सेलर, और ये कौन होगा, बायर। तो जो रमेश रमेश है वो तो बड़ा खुश हुआ, क्रेडिट पर उसको सामान मिल भी गया और बदले में कुछ देना भी नहीं पड़ा। तो मोहन को लगा यार ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, और मान लेते हैं सेल ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। तो सेल ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के क्रेडिट पर हमने सेल कर दिया। हम मोहन है, सेलर है, और रमेश को सेल करा, बायर है, 3 महीने के उधार पर सेल करा। अब मोहन को लगा यार मैंने तो सामान भी बेच दिया, और क्या पता 3 महीने के बाद रमेश मेरे से क्वेश्चन पूछे कि आप कौन। तो इससे बेटर है कि मैं सेफ साइड में चलना चाहता हूं, तो क्या करता हूं, मैं एक बिल्स ड्रॉ करता हूं, एक बिल ड्रॉ करता हूं, जिसको BOE कहेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ड्रॉ करता हूं, और ये बिल, इस बिल में क्या क्या होगा, इसमें सब कुछ होगा कि मैंने 3 महीने के उधार पर रमेश को सेल करा है, रमेश का ये एड्रेस है, रमेश का ये फोन नंबर है, मैं सेलर हूं, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये फोन नंबर है, पूरी डिटेल इस तरीके के एक डॉक्यूमेंट में, एक कागज पे लिख दी जाएगी, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहेंगे, या खाली बिल ही बोलो। तो ये इस पर पूरी डिटेल मोहन क्या करेगा, लिख देगा। इसी को, इसी बिल को क्या करेगा वो, इसी बिल को रमेश को भेज देगा। अब रमेश क्या करेगा इसको, रमेश इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर किसको भेज देगा, एक्सेप्ट करने के बाद फिर किसको भेज देगा, फिर मोहन को भेज देगा। अब मोहन के पास प्रूफ हो जाएगा, क्या प्रूफ हो गया, कि देखो यदि रमेश ने पैसे देने से मना कर दिया, तो रमेश के साइन है इस पेपर पर, इस डॉक्यूमेंट पर, और मेरे भी साइन है, पूरी डिटेल है कि मैंने रमेश को 3 महीने पहले सेल किया था, 3 महीने के एंड में रमेश ने देने से मना कर दिया। रमेश पूछ रहा है आप कौन, तो मोहन कह रहा है मैं अब आपको बताता हूं मैं कौन, ठीक है।
तो मोहन क्या करेगा, मोहन उसके अगेंस्ट इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है, केस वगैरह फाइल कर सकता है। तो एक्सेप्ट हुआ, जैसी एक्सेप्ट होगा इसके लिए क्या बन जाएगा, ये जैसी एक्सेप्ट होगा इसके लिए बिल्स पेबल बन जाएगा, इसके लिए बिल्स पेबल बन जाएगा। और मोहन के पास बिल आ जाएगा तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। और बिल्स रिसीवेबल आप सबको मालूम है एसेट होती है, और बिल्स पेबल आपको मालूम है सबको ये लायबिलिटी होती है ना। तो मोहन ने रमेश को क्रेडिट पर सेल करा, मोहन ने सेलर करता है, ध्यान रखना इसी सेलर को अब हम क्या बोलेंगे, जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉअर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्रॉअर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको क्या नाम दिया जाएगा, ड्रॉई। अब 3 महीने के बाद रमेश किसको पैसे देगा, जिसके पास वो बिल होगा, मोहन के पास है तो मोहन को, या मोहन ने किसी और को दे दिया है तो उसको रमेश पे करेगा। तो मान लेते हैं मोहन को ही पैसे मिलेंगे 3 महीने के बाद, तो ड्रॉअर के साथ साथ 3 महीने के एंड में मोहन पेई होगा। कौन होगा, पेई। पेई का मतलब जिसको पैसा मिलेगा। और फिर यहां पर ड्रॉई की जगह वो कौन बन जाएगा, रमेश, पेयर। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां तक जितना बताया ये समझ में आ गया, अरे बोलो। अब 3 महीने के बाद ऑन ड्यू डेट, इसमें ना सिचुएशन बनती है, ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद रमेश पे करेगा, रमेश पेज किसको, मोहन को। क्यों, क्योंकि मोहन ने ही बिल रखा है अपने पास और वेट करा है 3 महीने का। मोहन वेट कर रहा है कि जैसे ही 3 महीने होंगे मैं रमेश के पास बिल लेकर पहुंच जाऊंगा और पैसे ले लूंगा। तो रमेश ने क्या करा, पेमेंट कर दी मोहन को। तो इस सिचुएशन में ये जो रमेश है, 3 महीने के बाद की बात कर रहा हूं, ये बन जाएगा कौन, पेयर। नहीं, ये कौन बनेगा, पेई बन जाएगा। ठीक है, ये तब है जब मैच्योरिटी डेट तक मोहन ने बिल अपने पास ही रखा है ना। मोहन ने मैच्योरिटी डेट तक बिल अपने पास ही रखा है, ये तब सिचुएशन है। मोहन को पैसों की जरूरत है तो हो सकता है मोहन क्या करे, इस बिल्स रिसीवेबल को, एसेट को डिस्काउंट करा ले, बैंक के पास जाए और कहे बैंक जी मुझे पैसे दे दो। तो बैंक क्या बिल के अगेंस्ट पैसे दे देता है, हाँ। तो इसका इसमें सिचुएशन होगी, या ऐसा होगा कि मोहन ने किसी व्यक्ति से उधार खरीदा था, तब जाकर उसने रमेश को सेल करा। तो मोहन ने किसी व्यक्ति से उधार खरीदा था, तो जो वो व्यक्ति है उसको पेमेंट करनी है मोहन को। तो मोहन कह रहा है यार मेरे पास पैसे तो नहीं है क्योंकि मैंने भी क्रेडिट में सेल कर दिया, ऐसा करो मेरे बायर से, मेरे कस्टमर से क्या मिल गया है मुझे, बिल्स रिसीवेबल एसेट मिल गई है यार, वो ले लीजिए। तो उस केस में कौन होगा, उस केस में मोहन बन जाएगा कौन, है मालूम, मोहन कौन बन जाएगा। मैं कह रहा हूं मोहन ने सोनू से उधार पर खरीदा था, सोनू ने मोहन को बेच दिया, सोहन ने मोहन को उधार बेच दिया। तो मोहन कह रहा है यार मेरे पास तो बिल नहीं है, और ना ही सोहन ने बिल ड्रॉ करा है। तो इस केस में मोहन के पास एक ऑप्शन है कि मोहन अपना बिल्स रिसीवेबल किसको दे सकता है, सोहन को। तो इस केस में मोहन एंड्रोजर बन जाएगा, और जिसको बिल रिसीव होगा वो एंड्रोजी होगा। समझ गया नहीं, एंड्रोजी और ये एंड्रोजर, यही सिचुएशन है बस इस पूरे चैप्टर में। मैं एक बार दोबारा 1 मिनट में बता देता हूं। हम अभी फिलहाल मोहन पर फोकस करेंगे। मोहन हमारा सेलर है जो सामान बेचता है, गुड्स बेचता है क्रेडिट पर रमेश को, दैट इज बायर को। मोहन को लगता है यार 3 महीने के बाद हो सकता है रमेश पैसे देने से मना कर दे, तो मोहन के पास कुछ सेफ साइड में होना तो चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट। तो मोहन ने क्या कहा कि रमेश मैं आपको तभी सेल करूंगा, सेल करने के साथ साथ मैं एक बिल ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा कि मैंने आपको 3 महीने के उधार पर सेल करा है, आपका एड्रेस वगैरह सारी डिटेल और अपनी भी लिख दूंगा, और फिर उस पर आपको साइन करने पड़ेंगे। रमेश कह रहा है भाई मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली मुझे पैसे देने ही है, लेकिन आपकी बात है, आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन में मान रहा हूं,
तो मोहन ने एक बिल ड्रॉ करा और उस बिल को भेज दिया रमेश को। ठीक है, रमेश ने क्या करा, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो रमेश जैसी बिल एक्सेप्ट करता है ये ड्रॉई बन जाता है, और जो मोहन है जो हमारा सेलर है अब वो ड्रॉर बन जाता है। यदि हम बिल की बात करें, अब सेल परचेज की बात हो गई खत्म। सेल परचेज की बात तब तक थी जब तक बिल ड्रॉ हुआ नहीं है। अब बिल ड्रॉ हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया, अब सेल परचेज की बात भूल जाओ। अब किसकी बात ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और इसके पास क्या है, बिल्स पेबल। इसकी ये लायबिलिटी है, हमारी ये एसेट है। अब हम सेल परचेज भूल जाएंगे, सेल मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाएंगे, परचेज मोहन रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाएंगे। अब हमें ध्यान रखना होगा केवल बीआर और बीपी। अब ये बीआर का क्या कर सकता है, मोहन कह रहा है यार 3 महीने का पीरियड तो बहुत ज्यादा होता है, अब 3 महीने तक मेरे पैसे ब्लॉक हो गए, रमेश से पैसे तो मिलने नहीं है। अब 3 महीने में मुझे 3 महीने के दौरान मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होगा, स्टाफ की सैलरी देनी होगी, मेरे खुद के भी खर्चे होंगे, मैं कहां से निकालूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। तो जो मोहन है अपने बिल्स रिसीवेबल को कहां लेके जा सकता है, बैंक के पास लेके जा सकता है, और बैंक को अपना बिल्स रिसीवेबल सेल कर सकता है, जिसको कहेंगे डिस्काउंट करा सकता है। बैंक क्या कर देता है क्या ऐसा, हाँ कर देता है। बैंक आराम से बिल्स रिसीवेबल को खरीद लेता है और उसके अगेंस्ट पैसे दे देता है। क्या सारे पैसे देगा, नहीं, बैंक फ्री में तो कुछ काम करता नहीं है, कुछ पैसे देगा बैंक, मतलब कुछ पैसे काटेगा और ज्यादा पैसे क्या करेगा, दे देगा। वो जो कुछ पैसे काट के पैसे देगा, जो कुछ पैसे काटेगा उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। समझ गया नहीं। अब बिल किसका हो गया, बैंक का। बिल किसका हो गया, बैंक का। तो बैंक कब जाएगा, वही मैच्योरिटी डेट पर रमेश के पास, और रमेश से पैसे ले लेगा। ठीक है, और मोहन का कोई चक्कर है ही नहीं। मान लेते रमेश ने पैसे देने से मना कर दिया, तो फिर बैंक क्या करेगा, रमेश ने मैच्योरिटी डेट पर पैसे देने से मना कर दिया, तो बैंक किसके पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, और नोटरी पब्लिक से ये लिखवाएगा कि रमेश ने पैसे देने से मना कर दिया। नोटरी पब्लिक रमेश को भी फोन करेगी। समझते हैं, जो ये क्या नाम है, कोर्ट वगैरह होते हैं, वो छतरी सी लगा के नहीं बैठे रहते हैं, वही टाइपिस्ट, जो मतलब टाइपिस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, टाइपर लेकर, टाइपर कहते हैं उसको, टाइपराइटर लेकर बैठे रहते हैं कोर्ट के सामने, छतरी सी लगा के, देखा नहीं आपने। चलो कोई बात नहीं, नोटरी पब्लिक वही होता है जो स्टैम्प पेपर, यार स्टैम्प पेपर लिया कभी। हाँ, तो वो जो नोटरी पब्लिक के पास ही अधिकार होता है उसका, है ना, नोटरी पब्लिक के पास ही कुछ लाइसेंस वगैरह लेना होता है, वो नोटरी पब्लिक के पास ही अधिकार होता है। तो नोटरी पब्लिक के पास बैंक जाएगा कि यार रमेश पैसे नहीं दे रहा है, और नोटरी पब्लिक क्या करेगी, रमेश को भी फोन करेगी कि बैंक सही कह रहा है या नहीं कह रहा। तो यदि वो भी रमेश कह रहा है भाई मैं नहीं दे रहा पैसे, तो फिर नोटरी पब्लिक इस बात को क्या करेगा, रिटर्न में लिख देगा, और फिर प्रूफ हो जाएगा किसके पास, बैंक के पास। और बैंक किसको इन्फॉर्म कर देगा, मोहन को, कि तुम्हारे उसने, बायर ने, कस्टमर ने मुझे मैच्योरिटी डेट पर पैसे नहीं दिए हैं, मैं तुम्हारे अकाउंट से काट लूंगा। समझ गया नहीं। तो वो कुछ नहीं कर सकता, मोहन काट लेगा पैसे। मतलब ऐसी सिचुएशन है जो हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी बताओ। अब कौन कौन सी पार्टीज है ये बताओ जरा। सर अभी फिलहाल हमें 4 पार्टी नजर आ रही हैं, चार कहाँ हैं, दो ही हैं ये तो। पहले तो जब बिल ड्रॉ होता है ये ड्रॉअर बन जाता है, जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है बायर द्वारा तो बायर खत्म, कौन बन जाता है, वो ड्रॉई। अब यदि मोहन है, मोहन मतलब ड्रॉअर है, ड्रॉअर ने मैच्योरिटी डेट तक बिल रखा अपने पास, बैंक के पास लेके नहीं गया, और मैच्योरिटी डेट पर रमेश से पैसे मोहन ने रिसीव कर लिए। तो फिर जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो मोहन उस केस में पेई बनेगा क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, और रमेश कौन बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। इसमें दो सिचुएशन और हो सकती हैं। ये पेयर और पेई कब होंगे, जब मोहन बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखेगा और वेट करेगा 3 महीने का, कि जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे, 3 महीने एंड हो जाएंगे, मैं जाऊंगा भागा भागा रमेश के पास और पैसे ले लूंगा। ठीक है, ये उस केस में रमेश पेयर बन जाएगा क्योंकि रमेश को देने पड़ेंगे, और मोहन कौन बन जाएगा,
पेई जिसको पैसे रिसीव होंगे। एक सिचुएशन ये हो गई कि बिल को मोहन ने ड्रॉर ने कब तक अपने पास रखा, मतलब मैच्योरिटी डेट तक, ड्यू डेट, अभी इस पर आऊंगा मैं, मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में क्या फर्क है। मैच्योरिटी डेट तक मोहन ने बिल को अपने पास रखा, उसके बाद रमेश से पैसे ले लिए और रमेश ने दे भी दिए, बात हो गई खत्म। सबसे आसान केस है ये, जिस पर आने के चांसेस कम है, लेकिन बताना जरूरी है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ड्रॉर ने बैंक के पास बिल रिसीवेबल को बेच दिया, मतलब बैंक को ड्रॉर ने, मोहन ने अपना बीआर बेच दिया और पैसे रिसीव कर लिए। यदि बैंक मैच्योरिटी डेट पर जाता है और रमेश से पैसे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं मैच्योरिटी डेट पर बैंक जाएगा रमेश के पास, रमेश ने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैंक किसके पास जाएगा फिर भागा भागा? अबे पहले नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, क्योंकि जिस दिन मैच्योरिटी डेट आती है उस दिन तक वैलिडिटी रहती है बीआर और, हाँ बैंक ही जाएगा भाई, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल किसके पास है? हाँ वही नोटिंग चार्जेस करवाएगा। मतलब मैं ही कह रहा हूं ऐसा कराना जरूरी क्यों है, क्योंकि बीआर की वैलिडिटी कितने मंथ्स की है और बीपी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मंथ्स की वैलिडिटी है? 3 महीने की वैलिडिटी है। तो जिस दिन मैच्योरिटी डेट आती है उसी दिन हमें नोटरी पब्लिक से उस फैक्ट को लिखवाना होता है डॉक्यूमेंट पर, स्टैम्प पेपर पर, और नोटरी पब्लिक फ्री में तो काम। तो नोटिंग चार्जेस वही है। नोटिंग चार्जेस क्या है? जो वो लिखने के पैसे ले रहा है और आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है, उस डॉक्यूमेंट के बेस पर आप रमेश के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? हाँ केस फाइल कर सकते हैं यदि वो पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये दूसरी सिचुएशन हो गई, 3 हो गई। अब मान लेते हैं मोहन है, मोहन ने भी किससे खरीदा था उधार? मोहन ने भी किससे खरीदा था उधार? सोहन से खरीदा था। ठीक है, सोहन कह रहा है मोहन जी पैसे दो पैसे दो पैसे दो। मोहन कह रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। सोहन कह रहा है मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि मोहन भाई, मोहन कह रहा है रुक जाओ भाई रुक जाओ यार, मेरे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, मेरे पास एसेट है यार, वो ले लीजिए। तो सोहन कह रहा है दे दो भाई एसेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहन क्या करता है, बैंक के पास ना जाकर, बिल्स अपने पास ना रखकर मैच्योरिटी डेट तक किसको दे देता है? सोहन को दे देता है। और सोहन को दे देता है तो उस केस में सोहन बन जाएगा कौन? एंडोजी। और ये कौन बन जाएगा? यहां ही लिखो, ठीक है या नहीं? एंडोजर बन जाएगा। बोलो क्लियर है? अब इसमें भी वही बात हो सकती है, सोहन जाएगा मैच्योरिटी डेट पर बिल को लेकर किसके पास? अरे बताओ, मैं कह रहा हूं सोहन के पास बिल आ गया भाई, और रमेश के पास पूछ रहे हो, बता रहे हो? मतलब हाँ मैं कह रहा हूं आप मेरे से ये बात पूछ रहे हो, हाँ बता रहे हैं भाई ये। तो सोहन क्या करेगा, रमेश के पास मैच्योरिटी डेट पर जाएगा और रमेश कहेगा भाई आप कौन है? तो सोहन कहेगा यार मैं बिल वाला हूँ। कि बिल वाले? मेरे को तो नहीं मालूम। अच्छा बिल वाले हो तो मुझे तो मालूम नहीं है। तो सोहन क्या करेगा, सोहन समझ जाएगा कि भैया ये पैसे दे नहीं रहा, तो सोहन भागा भागा कहाँ जाएगा? जैसे बैंक गया था नोटरी पब्लिक के पास, और नोटरी पब्लिक सोहन की बात सुनेगी, है ना, और उसके बाद रमेश को भी कॉल कर देगी, क्योंकि आजकल तो कॉल पे हो जाती है बातें, नहीं तो नोटरी पब्लिक पब्लिक वैसे तो फिजिकली तो जाएगा नहीं, इतना पैसा थोड़ी देते हैं हम उसको, कॉल कॉल ही करेगी। वो देखेगी, दूसरी पार्टी से भी जानना चाहेगी कि सच्चाई में सच्चाई है या नहीं है। तो सोहन, अब मैच्योरिटी डेट पर नहीं हुआ तो सोहन ही नोटिंग चार्जेस कराएगा और फिर अल्टीमेटली किससे पैसे ले लेगा? मोहन से भाई। मतलब मोहन ही है, यदि रमेश ने पैसे नहीं दिए तो कौन देगा फिर? बैंक को भी मोहन देगा और सोहन को भी मोहन देगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस है, यही सिचुएशन है इसमें जो हमें ध्यान रखनी है। इसका मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो राइटिंग में होना चाहिए, वर्बली वो कभी भी नहीं होगा। ये मैं लिखवाना नहीं चाह रहा। उस पर एक पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए, मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, सब कुछ मेंशन होना चाहिए, और कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ये सारी बातें सब थ्योरेटिकल हैं जिस पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। क्या आपको थोड़ा बेसिक आइडिया समझ में आ गया या फिर 2 मिनट और लगा दूं? क्या क्या हो सकता है? डायग्राम जरूर बना लेना, सही रहेगा।
क्या क्या हो सकता है, वैसे लिखवाऊंगा ना तो टाइम लग जाएगा। जब हम इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वन शॉट में करेंगे तो मैं पहले से ही तैयारी कर लूंगा। तैयारी इन द सेंस कि मैं जो आपको जब ये वन शॉट में कराऊंगा, कमिंग वीक के बाद 15th के, अरे मेरी बात तो सुन लो, 15th के बाद में एक एक चैप्टर को एक एक दिन में, मतलब एक एक दिन का मतलब 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3.5 ऐसे करके खत्म कर देंगे पूरे। तो हाँ हाँ ऑनलाइन ही वही चाहते हैं बच्चे इस टाइम। अब ऐसे रेगुलर आराम आराम से करते रहेंगे तो उसमें उतना ठीक है, मैं समझ, मैं भी फिर समझ जाता हूँ फिर, इसलिए अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को भी हम इसी तरीके से करेंगे। तीन उसके लिए टारगेट बनाएंगे, 2-3। कल हो गया था, कल खत्म। एक एक क्वेश्चन बचा है, वो मैं कल कराता। एक एक कोई बात नहीं, मत देखो, कोई दिक्कत, वो आ गया होगा समझ में यार, ऐसी बात नहीं है, जिसने देखा है वो आ गया होगा समझ में उसमें। मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, उसमें आराम से बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा आराम से बता देता हूँ। फिर मुझे लगता है कि यार, हाँ कोई बात नहीं, 1.25 मेरी स्पीड ठीक है, मतलब आप देख सकते हो आराम से, उसमें फास्ट नहीं लगेगा। चलो जी, अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जरूर ध्यान रखना है बेटे आपको, इसको लिखना भी है। टर्म ऑफ द बिल, टर्म ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल। टर्म ऑफ द बिल का मतलब है पीरियड ऑफ द बिल, जैसा भी मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, 3 महीने पीरियड ऑफ द बिल। ड्यूरेशन, बाकी सब सब्जेक्ट हो गए आपके कंप्लीट। और हमारा कितना हो गया है? 50 हो गया या 40 ही है? कितना हुआ है? हाँ, लगाइए लगाइए, अरे लगाओ तो, आप तो हंस रहे हो। डज 25 की कंपनी हो गई, और एनपीओ होगा, कितने का आता है वो? एनपीओ कितने का आता है? अच्छा, और अच्छा मैं, चलो मैं ही लिख देता हूँ, 25 का ये हो गया, आप ही बता दो। और 10 का एनपीओ हो गया। अरे नहीं रुक जाओ, अभी पहले 25 का ये हो गया, 10 का ये हो गया बीआरएस, और 10 का एनपीओ हो गया, बस। अरे वाह या वाह, क्या 10 इन्वेंट्री कितने का आता है? आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन का जून में आया था वैसे। कितना लिख दूं, जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं कितना लिख दूं, 5 इन्वेंट्री के लिए? कितने, 5 लिख दूं? चलो 5, और वैसे 10 का आता है इन्वेंट्री का, समझे? चलो 8 का लगाओ भाई, 8 का, इन्होंने पेपर भी दिखा दिया। नहीं उसको नहीं, 25 और 10 प्लस 10 प्लस 8, और भी है कुछ? कर नहीं रही आप? जीएसटी अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है, जर्नल एंट्री के साथ, 5 नंबर का। तो अब लगाना कितना हो गया? 25, 35, 45, 50। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह। चलो ठीक है। और कमिंग वीक में आप देखना, ये 20 नंबर से 25 नंबर तक इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। और उधर पार्टनरशिप आप साथ के साथ कर रहे होंगे, तो 20 नंबर का वो है। मतलब फिर भी हम सही चल रहे हैं, कोई जल्दी भी नहीं कर रहे, और आराम से चल रहे हैं। उसको देखना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। देखना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, कोशिश करूंगा। मैं 31 दिसंबर तक आपके साथ लगा रहूंगा, और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 5 जनवरी तक, और कितना 12 को है ना यार, तो 7 दिन तो। और मैं ऐसा थोड़ी है कि सुबह से शाम तक आ रहा हूँ, ना ट्रेवलिंग टाइम लगेगा आपका, ना कुछ लगेगा। 3 घंटे तो मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट, यदि एक चैप्टर रिवाइज होता है तो उसमें क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है? वो 3 घंटे तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन उसके पीछे कम से कम 6-7 घंटे होंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं करवा दूंगा जितना मेरे पास कोशिश होगी, मेरी जितना टाइम होगा उसके हिसाब से मैं कर दूँ। पार्टनरशिप को आप करते रहिए। आ जाते हैं टर्म ऑफ द बिल। देखिए टाइम हमारे पास नहीं है ना, यदि टाइम पहले से होता तो फिर मैं आपको, मतलब आराम आराम से एक एक चीज को कराता। अभी भी मैं आराम से करा रहा हूँ, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं कर रहा बिल्कुल। पीरियड ऑफ द बिल, ड्यूरेशन ऑफ द बिल,
डज नॉट एक्सीड 90 डेज। लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सी इंस्टीट्यूट का ही, जहां पर पीरियड हमारा 90 डेज से ज्यादा है। तो क्या सर वो सही क्वेश्चन है? वो एक्चुअली इलॉजिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया था और एग्जाम में भी दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जो इंस्टीट्यूट ने पीरियड लिख दिया उसी पीरियड को मानकर चलेंगे। उसमें पहले उसका आंसर में ये मत लिख के आ जाना दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड एट एज पर द लॉ। समझ गए? एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन इनवैलिड है। तो वो कहेगा ठीक है, हम भी मार्क्स आपको इनवैलिड ही देंगे। आने के चांसेस कम है, आने के चांसेस कम है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी जून में एग्जाम हुआ, उसमें 8 मार्क्स का डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन गलत आया था। वो मेथड इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले खत्म कर दिया और उस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन छेड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, जितनी भी उसको उसमें लगता है, सब लोग कहते हैं, प्रूफ तो किसी के पास है नहीं, सब लोग कहते हैं, तो उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं, देखना नहीं है, देखने का क्या मतलब? हाँ तो देखो जरा एक बार, मुझे भी भेज दो यार, यदि ऐसी बात है तो। देखो, तो वो पास हो गया था। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारे उससे ज्यादा आ सकते हैं, तुम्हारे उससे ज्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए चिंता ना करो, अच्छे से लगे रहो। आप बच्चों, आप सब बच्चे हैं, जैसे ये अच्छे बच्चे हैं, ये भी अच्छे हैं, वो भी ठीक है। नहीं, बता रहा हूं मैं, सच में बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ये सब अच्छे बच्चे हैं जो आ रहे हैं, सब अच्छे। आप भी अच्छे बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा दिमाग ना लगाओ, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है? और अपना तो करना ही है। तो ये बात है। कर रहे हो ना प्रैक्टिस या नहीं? एनपीओ कर लिया था? एनपीओ भी नहीं करा? तो यार एनपीओ भी कर लो प्लीज। हाँ ठीक है, आ रही है समझ में पार्टनरशिप? जल्दी तो नहीं चला मैं उसमें, पर चाहे उसकी स्पीड थोड़ा 1.25 करना, उससे ज्यादा मत करना। और कोई एग्जाम्पल छोड़ना मत, ये तो आसान एग्जाम्पल है, छोड़ो यार आगे बढ़ते। नहीं, सारी चीजें आपकी कॉपी पे होनी चाहिए। और मैंने, आप ध्यान नोटिस करोगे तो जो जो चीजें मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आप एक बार लिख रहे हैं और उस पर मुश्किल से 10 मिनट लगाएंगे, क्लास पर, एक क्लास या 2 क्लास पे 10-15 मिनट लगा लेंगे, तो वो सारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? क्योंकि मैं जल्दी करता ही नहीं। तो पीरियड ऑफ द बिल है, ड्यूरेशन ऑफ द बिल है, डज नॉट एक्सीड 90 डेज, इसको क्या कहा जाएगा? टर्म ऑफ द बिल। अब आते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी ऑफ द बिल, ध्यान दीजिए प्लीज। द डेट ऑन विच, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल। कल मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया था, फिर भी एक बच्चा कॉल करके बता रहा है टॉपर्स हेल्पलाइन पर, वो मेरे को फोन कर रहे हैं। तो एक्सपायरी ऑफ द बिल, एक्सपायरी ऑफ द बिल क्या मतलब है इसका? टर्म ऑफ द बिल को क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ द बिल या ड्यूरेशन ऑफ द बिल कहा जाता है, जो कि 90 डेज से ज्यादा नहीं होगा। यदि किसी क्वेश्चन में 90 डेज से ज्यादा इंस्टीट्यूट दे देता है तो आप ज्यादा ही मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि पूछा जाए कोई एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, तो आप लिखेंगे 90 डेज से ज्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टर्म नहीं होती है या ड्यूरेशन नहीं होती है। एक्सपायरी का मतलब क्या है? डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल, जिस दिन 90 दिन, 60 दिन, 75 दिन, जो भी पीरियड है, वो एक्सपायर होता है जिस दिन, उसको बोलते हैं एक्सपायरी ऑफ द बिल। क्लियर है या नहीं? जैसे मान लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज हमने ड्रॉ किया, मान लेते हैं 16 जनवरी 2024 फॉर 2 मंथ्स। अभी मैं आऊंगा इस पर, इसमें गलती होती है। मिल गया या नहीं मिला भाई? तुम तो ढूंढ रहे थे जो हैं, दिया हुआ है इसमें, ग्रेस दिया हुआ है। हम्म, 81.5 मतलब 3 नंबर दे दिए ना, फिर हाफ को तो काउंट नहीं किया जाता है। एक्सपायरी तो देख रहे हो फिर, इसका मतलब क्या है कि भैया
सब हवा भाई है, कि कुछ भी नहीं करोगे, जरा सा ऐसे लिख दोगे बस हो जाएगा तुम्हारा, इतने नंबर ग्रेस मिल जाएंगे। अबे भाई लिखना पड़ेगा उसको पहले यार, कुछ तरीके में बताना पड़ेगा, नई तरीके से जैसे भी पढ़ा है, तभी मार्क्स मिलते हैं, यही मैं कहता हूँ। लेकिन सब कह रहे हैं हाँ पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चा कह रहा है सर मेरा थोड़ा अकाउंट्स का पेपर सही नहीं हुआ, उसमें डेप्रीशिएशन का, दूसरे टीचर से कह रहा है, दूसरे मतलब डेप्रीशिएशन का तो गलत हो गया। बेटे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेप्रीशिएशन में तो पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे, टेंशन क्या लेने की जरूरत है। कि सर मेरे 42 लग रहे हैं मेरे हिसाब से। बेटे टेंशन नहीं लो, 42 तुम्हारे से लग रहे हैं, और दो 8 नंबर और ऐड करो, 50 आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। और जब रिजल्ट आता है तो 38 आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेस जब तुमने कुछ करा ही नहीं तो ग्रेस किस बात का मिलेगा, फ्री फंड का थोड़ी मिलेगा यार, इंस्टीट्यूट है। ग्रेस तभी मिलेगा कि जब आपने उसमें कुछ किया होगा, छेड़ा मतलब कुछ किया होगा, लॉजिकली तरीके से किया होगा, और फिर एक पॉइंट पर आप आके रुक गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत है। भाई क्वेश्चन गलत है इसलिए रुक गए, तो उतने लेवल तक तो पहुंचना पड़ेगा, तब देगा वो मार्क्स, पूरे मार्क्स कभी नहीं देता, इंस्टीट्यूट है कॉमर्स वाला। तो ये आ गया 1 जनवरी 2024 को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है। तो बताएं जरा एक्सपायरी कब होगी, बताओ भाई, 2 महीने लगा दो, फरवरी 16, मार्च 16, तो एक्सपायरी हो जाएगी, सॉरी 16 मार्च। कोई दिक्कत, बताइए बताइए। चलो जी, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। एक आपको लिखना है, मैं आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो 19 मार्च होना चाहिए ना, इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी तो होना चाहिए। भाई अभी मैं बात करूंगा, हाँ व्हेन, इसलिए मैंने बता दिया पहले ही, व्हेन टर्म ऑफ द बिल इज इन मंथ्स, डेज में भी हो सकता है बेटे, लेकिन अभी हम किस में मान रहे हैं, मंथ्स में। व्हेन टर्म ऑफ द बिल का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ द बिल किस में गिवन है, मंथ्स में। डेट ऑफ बिल, टर्म, एक्सपायरी 31 दिसंबर 2023, 3 मंथ्स, बताना बेटे 3 मंथ्स, बताइए प्लीज 3 महीने कब ओवर होंगे। एक्सपायरी कह रहे हैं हम अभी हम ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट कुछ नहीं निकाल रहे, एक्सपायरी। चलिए जी 30 सितंबर 23, 3 मंथ्स, बताइए जरा। 3 महीने, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जल्दी बोलो, दिसंबर, दिसंबर। बेटे 3 महीने एग्जैक्ट होंगे इसीलिए तो करा रहा हूं मैं ये केस। हाँ नहीं, मैं क्या 3 महीने एग्जैक्ट होंगे, एक दिन ना कम ना ज्यादा। 31 कर दिया तो दिन एक ज्यादा हो जाएगा, ये इस बात का खास ध्यान रखना। 31 दिसंबर नहीं आएगा, क्या आएगा, ओहो कितना आएगा, 30 दिसंबर आएगा बेटे, ये बात प्लीज ध्यान रखना, ठीक है या नहीं, क्योंकि मंथ में आपको काउंटिंग करनी है, 30 सितंबर से 30 अक्टूबर एक, 30 नवंबर दो, और फिर 30 दिसंबर, 3 महीने हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा मत कर देना प्लीज। कि सर ऐसे तो 30 सितंबर है तो हम 1 अक्टूबर, अक्टूबर पूरा मान लेते हैं, नवंबर पूरा मान लेते हैं, दिसंबर पूरा मान, नहीं भाई ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना, आपको यहां से यहां देखना है 3 महीने, इसीलिए मैं करा रहा हूं ये। इसके बाद 31 मार्च 23, अगेन 3 महीने। अब आप बताइए जरा, अब ध्यान से सोच कर बताना, 3 महीने, जल्दी बताओ, खाली लिखना नहीं है बताना भी है। बोलो बोलो, 1 जुलाई आ गया, 30 जून आ गया, 31 जून आ गया, जो होता नहीं है। तो बताइए क्या होगा, सच बताओ, है सच्ची तो बता रहे हैं सर, कौन सा झूठ बता रहे हैं, सचमुच बताओ। भाई 1 जुलाई कहां से आ गया यार, यही तो चक्कर है, 3 महीने, 30 जून,
तो मैंने तो कुछ कंक्लूड करा नहीं ना, आपकी तीनों बातें सुनी। अब मैंने लास्ट वाली बात को बोला, कहां से आ गया? तो आप कह रहे हैं मैंने तो ये बोला था। नहीं, ऐसे नहीं, बताओ, सच बताओ कितना आएगा। ये दिसंबर कह रहे हैं, ये नई कहानी लेके आ रहे हैं भाई, कैसे काम करेंगे भाई? सीधा सा सीधा है। ये क्या है हमारा, मार्च, अरे 30 अप्रैल, एक महीना, फिर 30 अप्रैल के बाद 31 मई, 2 महीने, और फिर जून। नहीं समझे? देख लो, गलती हो जाएगी एक दिन की यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। शुरू में तो यही बताना पड़ेगा, इसी में गलत हो जाएगा, फिर वो आगे चेक करेगा क्या? पीरियड ही गलत हो गया, आगे चेक नहीं करेगा वो। डेज याद नहीं अरे यार, ये भी कह रहे हो डेज याद करने हैं। अब मैं ये आइसमा में बच्चों वाली बातें तो नहीं बता सकता हूँ, खैर। चलो जी, 31, 31 से भाई 3 महीने। मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। चलो जी, एक और बात करते हैं अब। 31 दिसंबर 23, 2 महीने। अब आप गलत मत बता देना इसमें, अब गलत मत बता देना। लीप ईयर का नाम सुना है आपने? हाँ, 29th, 24 भाई प्लीज। इधर आ जाते हैं नेक्स्ट, 30th June 23, 2 months। ये आसान है, बताओ। 30 अगस्त 23, 28 Feb। बेटे गलती ना हो जाए अब, गलती ना हो जाए, जल्दी करोगे काम खराब है। मैं वही तो कह रहा हूं बार बार। अब तुम्हारे को ये बता दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। एक और बता देते चलो। बस भाई प्लीज, आप समझ गए या नहीं? लिख लेना बेटे, हैं? हाँ, 24 है। लिख लीजिएगा बेटे, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। क्या ये बात क्लियर है? अब आते हैं मंथ्स के बाद डेज में। एक काम करिए, इफ द मंथ इन विच द पीरियड, if the month in which the period of the bill, ये important note है, of the bill expires has no corresponding date। जैसे 31 दिसंबर से 2 महीने लगाओ, 31 जनवरी, 31 फरवरी होता है। तो ये वो वाली बात है। इफ द मंथ in which the period of the bill expires has no corresponding day, लिखिए डेट की जगह corresponding day, then the period shall expire on the last day, डे लिख लो, डेट लिख लो, of such month। एग्जाम्पल के रूप में 31 दिसंबर मान लेते हैं 2023। 3 मंथ्स हैं, 3 मान लेते हैं। बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे ये तो फिर मजा नहीं आएगा, 2 ही लेना पड़ेगा। बताओ, 29th Feb 24। मेरे ख्याल से समझ रहे हैं या नहीं? अब आते हैं टर्म पर।
अब आते हैं नेक्स्ट बात पर। टर्म ऑफ द बिल। बेटे इसी में गलती होती है, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं आपको। पता नहीं आपने पहले की है या नहीं की है, जहां से भी क्लास लिया आपने। टर्म ऑफ द बिल डेज। अब ये किस में, उससे पहले किस में था, मंथ्स में, अब किस में है, डेज में। डेट ऑफ बिल ले लेते हैं, टर्म ले लेते हैं, एक्सपायरी मान लेते हैं 20th Feb 2024, मान लेते हैं 40 डेज। आराम से आराम से आराम से अब डेज काउंट करेंगे, एग्जैक्ट डेज काउंट करेंगे। पहले मुझे बताइए फरवरी में कितने दिन हैं, ये 24 है, लीप ईयर है, तो कितने डेज हैं फरवरी में, 9। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं। मार्च में बताइए 31। तो बताइए अप्रैल में कितने डेज लेने होंगे, हैं, अबे 40 दिन है। हाँ सही कह रहे हो यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अप्रैल में क्या लेना है, 0। तो इसका मतलब अप्रैल को काट के सीधा सा लिख दो क्या, हाँ मतलब क्या डेट आ जाएगी, नहीं समझे। एक और लेते हैं चलो। कोई नहीं, 18 Feb लेते हैं, 23, 42 डेज। अब सोच कर बताना आराम से, फेब में कितने होंगे, हाँ देख लो पहले सोच लो। मार्च में बताइए, अप्रैल में, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 23। कोई दिक्कत, लिखते रहो, ये लिखते रहो, बाद में दिक्कत आएगी, इनको लिख लो, गो थ्रू कर, नहीं तो डेट ही गलत हो जाएगी पहले बेटे। मैं लिखवा रहा हूं तो आपको भी लिख लेना है यार, दिक्कत हो जाएगी बाद में। अब जब टाइम लगा ही रहे हो, अब मैं जितना बताऊंगा लिखवाऊंगा उसमें टाइम तो लगेगा ही है, तो क्यों ना आप रजिस्टर में उस चीज को नोट ही कर लीजिए। 18 जनवरी 24, 18 जनवरी 24, तो बताइए 60 डेज है। अब आराम से जल्दी से बताइए फटाफट कितना होगा, बता दो प्लीज। लिख लेना फिर भी, छोड़ना मत, अच्छी बात है। ये विनम्रता होनी चाहिए, हम्बलनेस, कि जो चीज आती है उसको भी हम और दोबारा करें, यही सीए बनने का मूल मंत्र है। जो चीज आती है उसको बार 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 करते रहना है। 31 जनवरी, 31 में से 18 डिडक्ट करो, कितना बचेगा, 13 दिन जनवरी के हैं। फेब 24 से तो 29 डेज है यहाँ पर फेब में। प्लस अब आप पहले इन दोनों का सम करो, 29 प्लस 52 आएगा, 52 मतलब 8, सॉरी 42, 18, ये है मार्च। तो बिल्कुल ठीक जवाब 18 मार्च 24। एक और ले लेते हैं, 10 जनवरी 24, 55 डेज। बताइए 55 डेज, तो जनवरी में कितने डेज बचे, 31 में से 10 माइनस कर देंगे, तो 21 प्लस 29 कितने हो गए, 50 प्लस, तो ये जनवरी, ये फेब और ये मार्च, तो हम लिख सकते हैं 5 मार्च 24। क्या मतलब है इसमें,
जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है वो वाला डे काउंट कर रहे हैं या नहीं? बोलो। मैं कह रहा हूं 20 फरवरी को, बेटे सुनो ध्यान से, 20 फरवरी को बिल ड्रॉ करा, डेट ऑफ द बिल है, क्या वो डे काउंट कर रहे हैं या नहीं? यदि वो डे काउंट करते तो फिर इसका मतलब 10 दिन होते ना फरवरी में, या 9 मान रहे हैं, है ना? 29 दिन होते हैं फरवरी में, उसमें से 20 दिन घटा देंगे तो 9 ही तो बचेंगे। तो जो बिल की डेट है, क्या वो काउंटिंग में कंसिडर कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं? तो यहां लिख लीजिए एक नोट ऊपर, द डेट ऑफ द बिल इज एक्सक्लूडेड in case of term of the bill in days। खत्म कहानी। तो सीधी सी बात है, डेट ऑफ द बिल इज एक्सक्लूडेड ऑफ द टर्म ऑफ द बिल इन डेज। ये प्लीज नोट कीजिए। अब तो मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। द डेट ऑफ द बिल इज एक्सक्लूडेड इन केस ऑफ टर्म ऑफ द बिल किस में दिया हो, टर्म ऑफ द बिल किस में दिया हो, डेज में। तो जो जिस दिन बिल ड्रॉ किया है वो डेट काउंटिंग में कंसिडर, इंक्लूड नहीं करेंगे। एक दो और लिख लो बस, फिर खत्म है कहानी। मान लेते हैं 15th में, ये ध्यान रखना, इसमें आपसे छोटी गलती हो सकती है बहुत सारे बच्चों से। मान लेते हैं 79 डेज हैं, तो बताइए जरा कितना होगा? डेट बताइए बेटे, आराम से बताओ भाई, तुम भी बताओ। माधव गोस्वामी जी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखो, यदि किसी बच्चे से गलती होती है तो मई में बताइए कितने डेज हैं? 31 में से 15 जाएंगे, 16 बचेंगे। मई के बाद जून, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई में, अब आप पहले सम कर लो इनका कितना होगा, 77। इसका मतलब अगस्त में कितने डेज और चाहिए अभी हमें? 2। तो समझ गया नहीं? तो ये 2 अगस्त 2023। कोई दिक्कत? चलो जी। हम्म। यदि दिक्कत आती है तो प्लीज आप इस तरीके से कर लेंगे, कभी गलती होने के चांसेस नहीं बनेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, तो मैंने पहले डेट ऑफ द, सॉरी, टर्म ऑफ द बिल के बारे में बताया, ड्यूरेशन। अब मैं किसकी बात करूंगा? डेट ऑफ बताओ बेटे, मैच्योरिटी, जिसको नाम दिया जाएगा, जिसको क्या नाम दिया जाएगा? ड्यू डेट। जिसको क्या नाम दिया जाएगा? ड्यू डेट। ये कैसे निकलेगी? एक्सपायरी ऑफ दी बिल और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से कितने डेज अलाउ किए जाते हैं, और 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ गया नहीं? तो एक्सपायरी ऑफ द बिल, तो आप इसी केस में आप लें तो कितना होगा? कोई भी केस ले लो, जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 24 है, तो कितने दिन और ऐड करने पड़ेंगे? तो बन जाएगी 4 जनवरी 24। नहीं समझे? अब इसमें और दिक्कत आती है, वो जरा चेक करते हैं। मैच्योरिटी डेट, या डेट ऑफ मैच्योरिटी, या मैच्योरिटी डेट, इसमें दो बातें आती हैं आपकी। एक है इमरजेंसी हॉलीडे, और एक है
एक इमरजेंसी हॉलीडे है और एक पब्लिक हॉलीडे है। तो ध्यान रखिए प्लीज। अब आप इमरजेंसी हॉलीडे में क्या होगा? इमरजेंसी का मतलब पहले से मालूम होता है या एकदम अचानक मोदी जी आते हैं शाम को 8 बजे और क्या होता है? लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लग जाता है तो इमरजेंसी हॉलीडे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से मालूम होता है या हम लोगों को मालूम होता है? नहीं, अचानक ऐसी सरकमस्टेंसेस बनती हैं कंट्री में कि इमरजेंसी हॉलीडे करना पड़ता है। समझ गए या नहीं? चलिए तो बताना जरा। जैसे तो क्या लेंगे फिर? मैच्योरिटी डेट कौन सा लेंगे? मतलब अचानक एक छुट्टी पड़ गई तो अचानक छुट्टी पड़ी उससे पहले होगा मैच्योरिटी डेट, मतलब आएगी या उसके बाद आनी चाहिए? तो नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। सपोज एग्जाम्पल के रूप में, सपोज एक्सपायरी of the bill, suppose expiry of the bill is 2nd November 2024। नोट करो पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, पब्लिक हॉलीडे आता है वो। अभी बताएंगे, ये दूसरे में आएगा ना पब्लिक हॉलीडे में। मेरी बात खत्म हो जाएगी, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए, है ना। ये कह रहे हैं इमरजेंसी हॉलीडे 1 महीने का पड़ जाए, तो जब 1 महीना खत्म होगा उसके बाद होगा। और क्या भाई, अब लॉकडाउन में जान बचाएगा या बिल लेके जाएगा? बिल दे दो मेरे यहाँ, पैसे दे दो, जान बचाएगा ना। 6 महीने का भी वैसे ऐसा होता नहीं है वो तो देखो, मतलब क्या बोलूं मैं, सेंचुरी में एक बार आता है ऐसा, तो 100 सालों में तो ऐसा होगा नहीं। 1 महीने का तो बहुत लंबा पीरियड है। वो तो देखो एक्सेप्शनल केस है, वो रेयरेस्ट केस है ना। वो कभी अब ऐसा होगा क्या दोबारा? अब नहीं होगा दोबारा, तो वो तो रेयरेस्ट केस है। उसमें तो खैर क्या बोलूं मैं, तो 1-2 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस कम है। तो सपोज एक्सपायरी ऑफ द बिल इज 2 नवंबर 2024। आगे चलते हैं 2024 और मान लेते हैं 2 नवंबर है ना, 4 नवंबर इज इमरजेंसी हॉलीडे। 4 नवंबर, एक सेकेंड बताना जरा, वैसे 2 नवंबर था तो बताओ। सेकंड है ना, तो 5 आएगा यहाँ पर, 2 और 3 5, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या होगा भाई? 2 नवंबर में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो 5 होगा या नहीं होगा? तो 5 नवंबर इज इमरजेंसी हॉलीडे, तो क्या लें? 6 नवंबर। 6 नवंबर, चलो जी इधर आ जाते हैं पब्लिक हॉलीडे में। अब पब्लिक हॉलीडे तो हमें पहले से ही, तो हम आगे नहीं जा सकते, पीछे ही रहेंगे। अब ये कह रहे हैं, ये क्या कह सकते हैं, या बच्चा क्या कह रहा है, सर पब्लिक हॉलीडे है उससे पहले आ गए, उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर 2 दिन आगे जाना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये 10 नवंबर है, मान लेते हैं ऐसी संडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो बच्चा कह रहा है पहले आ जाओ 9 नवंबर पे। और ये क्या हो गई? अब इसके बाद जाएंगे तो 10 पब्लिक हॉलीडे, तो कहां जाना पड़ेगा फिर? 11 नवंबर को, ठीक है या नहीं? ऐसा होगा नहीं वैसे, फिर भी ऐसा होगा नहीं। मोदी जी भी क्या करें, देखो वो जब सिचुएशन जैसी थी
उनको वैसे ही रिएक्ट करना पड़ा। मान लेते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो होनी नहीं चाहिए थी, कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा सॉलिडारिटी के साथ, हुआ नहीं। खैर क्या करें, अब बेचारे यहाँ से मजदूर गए। मुझे तो वो वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है अभी एकदम अचानक, लिखते भी रहना। तो ये हमारी पब्लिक हॉलीडे है, तो क्या लेंगे? अभी बंद नहीं हुई, अभी बंद नहीं हुई है, अभी तो चलेगी बेटे। चलो जी, अब आप बताइए क्या लेंगे हम। 2 अक्टूबर है तो क्या लेंगे? 1 अक्टूबर। 15 अगस्त है तो 14 अगस्त ले लेंगे। मान लेते हैं इन केस 14 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे। अब सोच कर बताना आप, इमरजेंसी नहीं है, पब्लिक हॉलीडे, दैट इज संडे। बताओ भाई बताओ, आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे? इसका मतलब मैच्योरिटी। 13 अगस्त लिख लो बेटे, लिख लीजिए प्लीज। क्या इसमें दिक्कत है तो बताएं। बोलो क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था, दिल्ली से मजदूर गए यूपी में साइकिलों पे, यूपी सरकार ने उनकी साइकिल जब्त कर ली। हाँ, यहाँ से दिल्ली से कोरोना के टाइम में न्यूज़पेपर के हिसाब से मुझे जो मालूम पड़ा, तो मजदूर बेचारे गए दिल्ली से जैसे तैसे करके साइकिल से। बस से तो उस टाइम बहुत बुरी हालत थी और पैसे थे नहीं लोगों के पास, पैसे ज़्यादा लग रहे थे और अलाउ भी नहीं कर रही थी गवर्नमेंट भी और पुलिस भी। तो जैसे तैसे करके वो साइकिल से मजदूर चले गए अपने गाँव। तो बीच में उनको पकड़ लिया, भाई कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे वो। उनकी साइकिल क्या करी? जब्त कर लिया। पता नहीं साइकिल जब्त कर ली, थोड़ी पिटाई उटाई भी की होगी या जो भी है, नहीं भी की होगी तो चलो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो कोई भी होगा, कोई भी हो सकता है। तो साइकिलें जब्त कर ली, एक की नहीं हुई ना, एक मजदूर की नहीं हुई ना, बहुत सारे लोगों की हुई। और साइकिल जब्त कर ली। अब वो साइकिल 4-5 महीने में, 4-5 महीने वहीं रखी हुई है साइकिल। अब एक बात बताइए, जब कोई भी सरकारी ऑफिसर कुछ भी करता है इस तरीके की चीज, तो क्या लिखता नहीं होगा उसका एड्रेस, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर? तो लिखा होगा ना भाई, हाँ बिल्कुल लिखा होगा। और 7-8 महीने साइकिल ऐसी ओपन में पड़ी रही तो क्या लग जाएगा उस पे? जंग लग जाएगा, थोड़ा पुरानी हो जाएगी, थोड़ा हालत खराब हो जाएगी। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? मुआवजा तो छोड़ो, वो तो बहुत आगे का स्टेप है। क्या करना चाहिए था? जब उनके पास मालूम है, डिटेल मालूम है, एड्रेस मालूम है, तो और एक मजदूर के लिए एक साइकिल कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं है, बड़ी चीज होती है। तो क्या करना चाहिए था? वापस करना चाहिए था। मतलब कुछ बताना चाहिए था, न्यूज़पेपर में कुछ इश्तिहार या कुछ इस तरीके की एडवर्टीजमेंट निकाल लेनी चाहिए थी, या उनको बताना चाहिए था मोबाइल पे फोन करके, या कुछ भी, कुछ ना करके बताना चाहिए चाहिए था ना, ये जिम्मेदारी थी। क्योंकि मजदूर के लिए एक साइकिल कोई छोटी मोटी चीज तो एक्चुअली होती नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो अब क्या करा, किसी को कुछ बताया नहीं, न्यूज़पेपर के हिसाब से उनको क्या कर दिया, उनको बेच दिया और पैसे अपने जेब में रख लिए। तो बताइए कहाँ की अच्छी बात है ये? खत्म कहानी। अब मजदूर बेचारा क्या कहेगा बताओ? मजदूर क्या करेगा बताओ आप? कहाँ करेगा वो? किसके पास, कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा स्ट्राइक करने? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा हमारे को सेंसिटिव होना चाहिए ना यार, हमें सेंसिटिव होना चाहिए, बातों से बात नहीं बनेगी खाली।
एक मजदूर के लिए मतलब सबका सोचना पड़ेगा। इंसान ऊपर वाले ने हम लोगों को इसीलिए बनाया है, मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है गलत हूँ। तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए था। तो ये बातें सारी सरकार की अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन जो अच्छी बन सकती हैं उनको बनाना चाहिए। चलो, टाइप ऑफ बिल्स, बात तो ठीक है, वैसे मैं बस कहना नहीं चाह रहा था, इन्होंने कह दिया। तो और सरकार, जो बड़े लोग होते हैं उनकी सरकार, उनके लिए सरकार की कोई खास जरूरत नहीं है। जो छोटे लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, उन्हीं को तो सरकार की जरूरत है। सरकार ताकि उनको सब्सिडी प्रोवाइड करे गैस में, या कोई राशन दे, या इलेक्ट्रिसिटी में, या कुछ ऐसे, इसीलिए तो सरकार की तरफ देखते हैं वो हैं। हाँ, उन्हें करती है, और क्या नाम है, बड़े लोगों का साथ देती है स्टेज पर बुला के। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए, बस ये बात थी, और कोई बात नहीं। चलो, करती है सरकार, ऐसा नहीं है गरीब लोगों की नहीं करती है, करती है, लेकिन बस एक एग्जाम्पल बता रहा था मैं तो आपको, जो मैंने सुना न्यूज़पेपर के थ्रू। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो। बिल एट साइट, बहुत पहले की बात है, या तो मैं एकदम अचानक याद आ गया मुझे। टाइप ऑफ बिल्स, बिल आफ्टर डेट है, बिल आफ्टर साइट है, बिल एट साइट है। क्या मतलब है आफ्टर डेट का मतलब? टर्म ऑफ द बिल, टर्म ऑफ द बिल स्टार्ट्स, ध्यान रखिएगा, बिल आफ्टर डेट का मतलब फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन। ध्यान रखिए प्लीज, बिल आफ्टर डेट यदि लिखा होगा क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, तो आप समझ जाना काउंटिंग कब से होगी, ड्यूरेशन की। एक्सपायरी डेट निकालने के लिए टर्म ऑफ द बिल कब से स्टार्ट होगा काउंटिंग होना? जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है। ऐसे ही अभी हमने किया था, इसका मतलब जो हमने केसेस करे हैं वो कौन से हैं? बिल आफ्टर डेट के। टर्म ऑफ द बिल स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन। इधर आ जाते हैं, टर्म ऑफ द बिल starts from the day on which bill accepted, bill is accepted, ये ध्यान रखना। आफ्टर साइट का मतलब क्या है? मतलब जहां बिल ओरिजिनेट हुआ, उससे वो उस साइट से, उस जगह से वो निकल गया है, कहां पहुंच गया? कस्टमर के पास, और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो जिस दिन उसने एक्सेप्ट करा है उस दिन से हम काउंट करेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा होगा कि बिल आफ्टर साइट है, या बिल आफ्टर डेट है, या बिल एट साइट है। तो आप ध्यान रखना, यदि आफ्टर साइट लिखा हुआ है कि बिल आफ्टर साइट, तो काउंटिंग कब से शुरू होगी? बिल जिस दिन स्टार्ट हुआ है। और यदि बिल आफ्टर डेट है तो काउंटिंग कब से शुरू होगी? हाईलाइट कर सकते हैं आप, बिल जब ड्रॉ हुआ है। बिल आफ्टर डेट बिल इज ड्रॉन, और बिल आफ्टर साइट बिल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, हाँ, मतलब ड्रॉ ने एक्सेप्ट कर दिया, वो लिखा होगा एक्सेप्ट इस दिन किया है। जैसे ड्रॉ हमने 2 दिन पहले ड्रॉ किया, और 2 दिन के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो 2 दिन के बाद से ही शुरू होगा पीरियड काउंट होना एक्सपायरी का। पेबल ऑन डिमांड, बिल एट साइट का मतलब है पेबल ऑन डिमांड, या पेबल जैसी प्रेजेंट होगा, पेबल ऑन प्रेजेंटेशन। पीरियड का कोई चक्कर नहीं है, जब आप प्रेजेंट करेंगे तब बिल की पेमेंट। इसका मतलब इसमें कोई टर्म नहीं है, नो टर्म ऑफ द बिल, और नई टर्म नहीं है, तो इसलिए ग्रेस पीरियड भी, नो ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days अलाउड।
ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में आएगा तो प्लीज ध्यान रखना। लास्ट वाले में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हाँ, बिल एट साइट वाला ड्रॉ नहीं कर सकते मतलब बना। नहीं नहीं करेगा यहाँ पर, अकाउंट्स में वो लॉ में मना करा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अकाउंट्स में हम कंसीडर करते हैं, लेकिन लॉ क्या करता है, मना कर देता है, ये बात है। यहाँ पे लेंगे इसको। अभी थोड़ा समन्वय होता नहीं है, इंस्टीट्यूट का यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है क्या। अब जर्नल एंट्रीज पर आते हैं, ठीक है, सब समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से बताया ताकि आपको सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन ये लिख ली होंगी तो घर पे जाकर 5 मिनट जरूर लगाना, या बीच में ही देख लेना, घर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ही। अब आते हैं जर्नल्स, जर्नल्स पर आते हैं, और कुछ जर्नल एंट्री तो सेम रहेंगी, बिल्कुल आराम से बताऊंगा मैं। जर्नल्स मान लेते हैं, ये हमने कौन लिया था एग्जाम्पल में, मोहन, मोहन लिया था पहले, मोहन। मोहन कौन है, ड्रॉअर। ड्रॉअर से पहले कौन है वो, सेलर है, ठीक है। इसके बाद रमेश, नरेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, लिख लेंगे ना नरेशन। ड्रॉई ये कौन है, कस्टमर या बायर, ऐसे ही लिख लेना। जैसा जैसा मैं लिखवाता हूं आपको ऐसी आदत हो गई इंटर तक, तो आप जल्दी फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो देखें, अब मान लेते हैं मोहन है, मोहन ने क्या करा होगा, पहला काम, पहला काम क्या करा होगा, पहले बिल ड्रॉ करा होगा या सेल। बिना सेल के बिल ड्रॉ करने का कोई मतलब, हालांकि आएगा अकोमोडेशन बिल आएगा, लेकिन वो आगे की बात है। अभी फिलहाल ऐसे करेंगे, समझेंगे कि भाई पहले तो सेल करना पड़ेगा, और कस्टमर पर भरोसा नहीं है, पता पड़ा मैच्योरिटी डेट पर कस्टमर कह रहा है आप कौन, तो सेलर ने सेफ साइड में चलने के लिए बिल ड्रॉ कर लिया। अब यदि कस्टमर कहेगा आप कौन, तो उसको बताया जाएगा कोर्ट में ले जाकर कि मैं कौन हूं, ठीक है। इसीलिए अब पहली एंट्री क्या होगी, सोचकर बताइए प्लीज। मान लेते हैं 1 जनवरी 24, फर्स्ट एंट्री बताइए क्या होगी। ये किसकी तरफ है, आपका इशारा किसकी तरफ है, देखो। हाँ, अरे मोहन लिखा है तो उधर ही एंट्री करेंगे अब, और फिर इधर रमेश लिखा है तो बताओ। सही बात है, अरे सेल की एंट्री क्या होती है, पहले तो सेल करेंगे ना। अब या तो कैश मिल जाएगा या बैंक के थ्रू पेमेंट आ जाएगी, तो कैश या बैंक, नहीं तो कस्टमर का नाम, डेटर, है ना। ये हमारे लिए कौन है, मोहन के लिए रमेश कौन है, डेटर। डेटर क्यों, क्योंकि उधार सेल करा है, और डेटर बढ़ जाएगा ना मोहन की बुक्स में, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारी इनकम होती है, नहीं समझे। तो क्या करेंगे, अरे कंपनी एक्ट में भी तो मैंने ऐसे ही बताया था कि भैया डेटर क्या हुए हमारे, वो तो है बढ़ गए, और टू इनकम भी क्या हुई, टू सेल्स। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। इधर आ जाते हैं, अब ये किसकी बुक्स हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी को ही इसने खरीद लिया, तो ये परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब ये कौन है, इसके लिए लायबिलिटी, क्योंकि पैसे देने हैं, लायबिलिटी बढ़ गई, कौन आएगा, मोहन अकाउंट। ये लिखते रहो, क्या सोच रहे हो, अबे लिखो तुम दोनों, लिखो बेटे लिख लो, यही सही तरीका रहेगा पढ़ने का, आपको बता रहा हूं। नहीं तो ज्यादा दिमाग मत लगाना यार, सीए का कोर्स बड़ा खतरनाक होता है ऐसे। और हम्बल होके चलना, मेरी बात याद रखना, बात तक आगे तक। अब आप बताइए जरा, अब मैंने जैसे कहा बिल ड्रॉ हुआ, तो भाई सेल परचेज होगा या बिल, या बिल बिल की चलेगी। अब तो मैंने कहा भी था कि जब हमने सेल करा परचेज करा ठीक है, अब बिल ड्रॉ कर लिया, तो सेल परचेज अब हम भूल जाएंगे, उसकी जगह क्या आएगा, एक के लिए बी आर, दूसरे के लिए
बीपी। तो हम क्या करेंगे, अब रमेश जो डेटर है उसको खत्म कर देंगे, उसकी जगह डेटर रमेश को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास। तो मान लेते हैं 1 जनवरी 24 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि बी आर किससे मिला, रमेश। तो रमेश को हमने डेटर के रूप में खत्म कर दिया और उसकी जगह हमने एक नई एसेट ओपन कर ली है, नया एसेट ये बात है। इधर आ जाओ जरा, अब आप बताइए मोहन को क्या बना लेंगे, मोहन जो हमारा क्रेडिटर है उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। खत्म मतलब उस क्रेडिटर को कैंसिल कर देंगे। ये बिल्कुल भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इसका मतलब ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर को हमने क्या किया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। मतलब ऐसी आपको यदि याद होगा तो कंपनी में भी मैंने ऐसे ही बताया था। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब बेटे जो भी बिल आया है, मोहन ऐसे लिखेगा, मोहन के पास बिल है, इसका क्या होगा। मोहन के पास बिल है, इसका क्या होगा, कोई बताएगा। मोहन के पास बिल है, इसका क्या होगा, बताओ। हाँ वही समझ नहीं रहे ना, मैं पूरी भूमिका बना रहा हूं, वही जो मैंने आपको बोला था। 4 ही है वैसे तो, 5 तो नहीं बन गए, 5 हैं। सबसे पहले रिटेन टिल मैच्योरिटी, ऐसे कर रहे हैं कि ताकि आपकी भूमिका बनती रहे, कनेक्शन बनता रहे, इसलिए ऐसा लिखा है। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। मोहन के पास बिल है, इसका क्या होगा, रिटेन टिल मैच्योरिटी बाई, ऑब्वियस सी बात है मोहन। तो क्या किया, रिटेन टिल मैच्योरिटी बाई मोहन। दूसरा डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक बाई मोहन। इसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मोहन। और मोहन कह रहा है भाई हम तो बहुत बड़े इंसान हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा पैसा आप कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट फॉर या बिल सेंट फॉर, यही है सिलेबस इस वाले चैप्टर का, यही कंटेंट है इसमें। फिर अकोमोडेशन बिल है, वो तो कोई, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इसी पे बेस्ड है। तो रिटेन टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट और बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। अभी हम किसकी बात करेंगे, क्या ये दो शुरू की एंट्री समझ में आ गई। सेल की एंट्री तो सबको पता है भाई, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करो, और परचेज की एंट्री परचेजेस टू क्रेडिटर कर दो। दूसरी एंट्री बिल्स रिसीवेबल की एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट डेटर को कैंसिल कर दो, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। और उधर क्रेडिटर को कैंसिल करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू लाइन, नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, बीपी टू बीपी हो जाएगा। दो दो एंट्री तो सबको क्लियर है, बोलो बेटे। अब रिटेन टिल मैच्योरिटी में भी दो केस बन सकते हैं, या तो बिल मैच्योरिटी डेट पर रमेश ओनर कर देता है, पैसे दे देता है, बात खत्म, बहुत ही अच्छा, बड़ी खुशी मिली। या वो कहता है आप कौन, है ना, आप कौन, तो मोहन कह रहा है मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, बाद में बताऊंगा लेकिन। तो मतलब डिसऑनर हो गया है, नहीं समझे। तो हम किसकी बुक्स की बात करेंगे अभी, पहले बुक्स ऑफ मोहन, और मोहन कौन है, ड्रॉअर। फिर किसकी बात करेंगे, बुक्स ऑफ रमेश। प्लीज समझ में आ रहा है या नहीं,
अब चलते हैं आगे। तो मान लेते हैं, कितने महीने का पीरियड था यार, वो नहीं बताया आपने, कहाँ चला गया, मैंने ही नहीं बताया, क्या माने। 1 जनवरी है, 3 महीने का पीरियड मान लेते हैं। तो बताओ, 3 महीने का पीरियड है। 3 महीने का पीरियड है। एक्सपायरी 1 अप्रैल है, और उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 मार्च, और फिर 1 अप्रैल, है ना, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो कितना हो गया, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 24। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब आप बताइए, बुक्स ऑफ मोहन, यार मैंने लिखा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, वो तो लिखा ही नहीं, प्लीज। रिटेन टिल मैच्योरिटी। जर्नल एंट्री क्लियर होगी ना, तो फिर इसमें टाइम नहीं बचे, टाइम नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, टाइम लगना नहीं है फिर इसमें। रिटेन टिल मैच्योरिटी, इसके 2 केसेस होंगे। ओनर ऑफ द बिल, मतलब पैसा मिला है नहीं मिला, अमाउंट एक्चुअली क्या रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। हाँ, मैच्योरिटी डेट ही तो ड्यू डेट होती है। चलो जी बताइए जरा, 4 अप्रैल 24, क्या एंट्री होगी बताओ, पैसा मिल गया। अरे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट पैसा मिला है? बायर बोलेंगे, कस्टमर बोलेंगे, या वो तो पहले ही खत्म हो चुके, उसकी जगह बी आर आ गया, टू बी आर, बात खत्म। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इसमें आ जाते हैं, ये क्या करेगा, अरे भाई इसने पैसे दे दिए ना, किसको, क्रेडिटर को, मतलब बीपी को। बीपी, क्रेडिटर तो खत्म हो गया था पहले। बीपी टू, बैंक की जगह कैश भी कर सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत। ये पहला केस आ गया। अब आते हैं दूसरे केस पर। डिसओनर, 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 डिसओनर में क्या होगा, ये कौन है, मोहन, ये कौन है हमारा, कस्टमर रमेश। इसने क्या करा, बिल भेजा, किसको, एक्सेप्ट हुआ, क्या बन गया, लिख लो, लिखते रहो, लिखना ही तो बंद नहीं करना यार, नोटिंग चार्जेस का चक्कर खत्म हो जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, गलती हो जाएगी, सच बता रहा हूं मैं। लिखते रहो। इसने क्या करा, इसके लिए क्या हुआ, बी आर, समझ गए। पहला काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा, ये ठीक है या नहीं। पहला ये स्टेप भी बता दिए मैंने, कि पहले हम सेल करेंगे, फिर बिल ड्रॉ करेंगे, और फिर बिल वो एक्सेप्ट करेगा, वापस भेज देगा, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब क्या होगा, मैच्योरिटी डेट पर जो मोहन है वो जाएगा, मैच्योरिटी डेट पर मोहन, मान लेते हैं, बिल इज डिसओनर्ड, दैट इज पेमेंट इज नॉट मेड एट मैच्योरिटी डेट। लिखते रहिए, बस डायग्राम से भी बात बनेगी यार, चिंता ना करो आप। बिल इज डिसऑनर्ड, दैट इज पेमेंट इज नॉट मेड एट मैच्योरिटी डेट। तो बताइए, मोहन क्या करेगा, कोर्ट में चला जाएगा, या पहले भागा भागा जाएगा कहीं, कहाँ जाएगा भागा भागा,
नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, जो छतरी लगा के बैठे रहते हैं, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। कहां जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। क्या ये मोहन नोटरी पब्लिक के पास जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास मोहन जाएगा, समझ गए? क्या नोटरी पब्लिक सारी बातें इसकी मान लेगा? पहले क्या करेगा? रमेश से भी पूछेगा, वो रमेश को कॉल करेगा, ठीक है, कंसल्ट टू। अब रमेश ने सब कुछ कर दिया, मना कर दिया है, तो क्या होगा? ये नोटरी पब्लिक फैक्ट्स को, फैक्ट्स टू बी रिटर्न, है ना, और क्या करेगा? सर्टिफिकेट इशू कर लेगा। अब बायर और सेलर तो पहले ही खत्म हो गए थे, बीआर और बीपी आ गए थे। मैच्योरिटी डेट पर बीपी की वैलिडिटी खत्म, बीआर की वैलिडिटी। अब मोहन के पास यदि कुछ है तो वो क्या है, जिसके बेस पर वो कोर्ट में जाकर, हाँ, सर्टिफिकेट। समझ गए? ओके। अब आप बताइए, जब वो फैक्ट्स टू बी रिटर्न करेगा, नोटरी पब्लिक फ्री में कर देगा, बोलो। नोटिंग चार्जेस लेगा, कितने रुपए? 10 रुपए। अनूप सर की तो बात ही अलग है। क्या? ठीक है, समझ गया मैं। ये हो गया नोट, बस इतना कर लो, बात खत्म। यहां तक हुआ नोट? बोलो बेटे बोलो। अब एक काम करो, यहां पर हम मान लेते हैं, प्लीज यहां पर हम मान लेते हैं कि सेल हमने कितनी की है? 20,000 की। लिख देना वहां पर, शुरू से 20,000 लिख देना। ये गैप नहीं दिया था क्या? ये रमेश के सामने 20,000 लिख लेना, नहीं लिखा है जगह? चलो 20-20 हर जगह लिख दिया। चलो बेटे, हर्ष जी जुड़े हुए हैं, आ रहा है समझ में बेटे? हर्ष सिंगल, उधर पार्टनरशिप भी करते रहना बेटे प्लीज। अब आते हैं, क्या डेट थी मैच्योरिटी? ये कौन सा केस है? अब हेडिंग डाल दिया बी, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, डायग्राम भी बना दिया है। आगे समझ में? बेटे भाई लिख लेना, गलती नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। 4 4 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, ठीक है। अब आप बताइए जरा, पैसा मिला या नहीं? लेकिन बिल्स रिसीवेबल अब भी हमारी बुक्स में स्टैंड करेगा या खत्म हो जाएगा? वो उसको निकाल देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्यों? पैसे नहीं मिले तो फिर बीआर तो होगा ना भाई, पैसे तो लेने हैं ना, तो बीआर कैंसिल क्यों? अरे वो सब बारी बातें ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यार बिल्स रिसीवेबल की अपनी एक वैलिडिटी होती है, वो वैलिडिटी ही खत्म हो गई, तो बिल्स रिसीवेबल अब हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में स्टैंड नहीं करेगा। जब स्टैंड कर रहा था तो हमने डेबिट किया होगा उसको, ऊपर देखो, है ना भाई गोस्वामी जी? और अब स्टैंड नहीं करेगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा, हम नोटिंग चार्जेस एक्चुअली कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? मोहन ने। क्या मोहन को नोटिंग चार्जेस देने चाहिए थे? नहीं, लेकिन दे तो दिए। अरे सुन नहीं रहे, मैं कह रहा हूं इसी में दिक्कत आ जाएगी। नोटिंग चार्जेस मोहन की जिम्मेदारी थी क्या? लेकिन दे तो दिए बिना, नहीं तो फिर सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो ये मोहन है,
अब वो 20,000 रुपए नहीं लेगा, 20,000 रुपए से ज्यादा लेगा, मतलब 20,100 रुपए अभी उसने दे दिए हैं, अभी उसने दे दिए हैं, लेकिन ये उसका खर्चा, खर्चा किसका है ये? तो अब इसमें जरा ध्यान दो, पहले क्या करेंगे बी आर, पहले क्या करेंगे जल्दी बताइए, बी आर का क्या करेंगे मुझे जल्दी बताओ। बिल्स रिसीवेबल को खत्म करेंगे क्योंकि उसकी वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं अभी लिखना मत, क्या मैं बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर सकता हूं? कितना अमाउंट था? कर दिया, कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मेरी ये वाली एसेट क्या हुई? खत्म हो गई। आराम से सुनो, ये बात क्लियर है? अब मुझे बताइए ये पैसा मैं किससे लूंगा? रमेश से। बीआर के अगेंस्ट लूंगा या रमेश से ही लूंगा? बीआर तो खत्म हो गया ना, बीपी खत्म हो गया, बीआर खत्म हो गया, अब मैं किससे लूंगा? किससे लूंगा? रमेश से लूंगा। तो रमेश मेरे लिए कौन हो जाएगा अब फिर दोबारा? रमेश मेरे लिए कौन हो जाएगा फिर दोबारा? डेटर हो जाएगा। तो रमेश को क्या करें? बात नहीं बेटे, बातें नहीं प्लीज। रमेश अकाउंट डेबिट। बात क्लियर है या नहीं? अच्छा जी, कितना पैसा लेना है? ये हमारा डेटर बन जाएगा फिर दोबारा, ये ब्रैकेट में सब लिख लेना, ये डेटर बन जाएगा 20,000, सॉरी 20,100। अब 100 रुपए कहां पर आएंगे सर? 100 रुपए क्रेडिट में तो आएंगे, ये तो समझ गए। सुनो, क्या ये नोटिंग चार्जेस हमारे लिए खर्चा है? अरे मोहन के लिए क्या खर्चा है? ये खर्चा किसका है? लेकिन इसने दे दिया तो बेचारा इसका बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कम हो गया बाई 100 रुपीज से। किसका? मोहन का। ये भी लिख लो भाई वहां पर। बताइए भाई 100 रुपए के सामने क्या लिखें? मैं वही तो कह रहा हूं, अभी भी करोगी गलत हो जाएगा। लिख दिया मैंने सब। ये रहा देखो, नोटिंग चार्जेस के सामने क्या आएगा? 100 रुपए जो है बैंक, बैंक वैसे आएगा नहीं यार, कैश में देते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी बैंक कैश लिख सकते हैं। क्या हुआ? बैंक या कैश का बैलेंस कम हो गया। क्या ये एंट्री समझ में आ गई? हाँ भाई, हाँ अभी रुक जाओ, अभी आ रही है बुक्स में नोटिंग चार्जेस, अभी आ रही हैं क्या मोहन की बुक्स में? अरे मैं कह रहा हूँ नोटिंग चार्जेस अभी बुक्स में आ रही हैं, आनी चाहिए। अभी फिलहाल जितना मैंने बताया नहीं आना चाहिए ना? तो अब बताओ, लॉजिकली आना चाहिए, मोहन की बुक्स में लॉजिकली आना चाहिए। मोहन नहीं, ये मोहन, मैं रमेश पे नहीं आ रहा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? पक्का? कोई डाउट? पक्का? देख लो, सही बात है यार, बैंक बैलेंस कम हो गया ना, तो मैंने लिख तो दिया बैंक बैलेंस, बैंक कम हुआ बाई 100 रुपए। किसका? अब आते हैं इस साइड में, मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा क्योंकि इधर थोड़ा सा स्पेस कम है। इधर आ जाइए जरा, कौन है ये? बुक्स तो लिखी हुई है हमने पहले से ही। अब आप बताइए, पहले बीपी खत्म कर दिया, नहीं पहले जो हमारा डेटर वो क्रेडिटर था वो खत्म करा, उसकी जगह बीपी आया। अब बीपी क्या करा? खत्म करना पड़ेगा। तो जब बीपी क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट होगा, क्योंकि बीपी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट कर देते हैं। अब लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? बीपी के खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी ही, वैलिडिटी जो पीरियड था वही खत्म हो गया। तो बताओ जरा क्या करेंगे? बीपी को पहले खत्म कैसे करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट, आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी क्या हुई? खत्म। अब ये लायबिलिटी खत्म तो कर दी, लेकिन हमें पैसे तो नहीं देने नहीं पड़े, मतलब देने तो दिए नहीं है, लेकिन देने हैं या नहीं? देने पड़ेंगे ना, तो देने पड़ेंगे तो नई लायबिलिटी वापस आ जाएगी। जैसे वहां डेटर था, पहले डेटर को खत्म करा, फिर बीआर आया, बीआर को फिर खत्म करा, फिर डेटर क्रिएट कर दिया, तो यहां पर क्या होगा? क्रेडिटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही बात है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी
बढ़ गई आराम से। तो बताओ जरा क्या नाम है? कोई बात। मोहन कितना अमाउंट है, कितना देना है? भाई नोटिंग चार्जेस तो देना नहीं है। ये कह रहे हैं इसको नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही कह रहे हो, ये डायग्राम तुमने ध्यान से नहीं देखा। हाँ, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 4 और ये 5 देखा नहीं क्या? नंबर 4 5 लिख लो। हाँ चलो अच्छी बात है, उतर आई है अभी, गायब नहीं हुआ। तो बिल्स पेबल, कोई बात नहीं यार, डरो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आराम से बता रहा हूँ, पूछते पूछते कोई नहीं आ रहा तो ऐसा, मैं होता आपकी जगह तो हो सकता है 4 पॉइंट भी नहीं बताता, तुमने तो फिर भी 6 बता दिए। तो मोहन अकाउंट 20,100 आ गया क्रेडिटर। अब ये जो 100 रुपए उसने बैंक अपने पॉकेट से पेमेंट करी, पैसा बैंक बैलेंस या कैश का बैलेंस कम हो गया 100 रुपए, इसके लिए क्या है ये 100 रुपए? एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम भी बता दो। पक्का? देख लो क्या करें फिर। और एक्सपेंस क्रिएट होते हैं तो क्या करते हैं? मेरे ख्याल से भाई मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये एक्सपेंस पड़ गए बस। ओके, यहाँ 100 रुपए लिखो, यहाँ लिखो 20,000। आ गया समझ में? अब आते हैं केस नंबर, चलो बेटे प्लीज केस नंबर 2 पर आ जाते हैं। हाँ जी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, क्या हो गया? डिस्काउंटिंग, प्राची किसका नाम है? अच्छा अच्छा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो क्या करा होगा? ध्यान से, अब मैं सारी कहानी नहीं लिखूंगा। मोहन कौन है? ड्रॉअर। क्या है इसके पास? ठीक है, ये कौन है? लिखते रहना भाई। अब ये बताइए डायग्राम से कुछ हेल्प मिल रही है आपको, नहीं मिल रही? चलो, ड्रॉई, ये क्या होगा? बिल्स पेबल, दैट इज बीपी। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या करा इसने? बी आर, डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब? सेल ऑफ बी आर, यही बोलूंगा मैं। इसमें दो बातें हैं, इसकी दो बातें हैं, डिस्काउंटेड विद बैंक है, दो बातें। ए केस, बिल इज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी डेट। दूसरी बात, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी डेट। समझ गए? तो बैंक कहां जाएगा? है, बैंक कहां जाएगा? सही बात है, तुम लंच करने ही जाना, एग्जाम बाद में दे देना। एग्जाम का टाइम लंच का टाइम ही होता है, तो एग्जाम बाद में देना, लंच ही करना पहले। तो डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड के केस में बिल, बैंक कहां जाएगा? बैंक किसके पास जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। नोटरी पब्लिक क्या करेगा? वो ठीक है, मैं वो लिखूंगा नहीं अब।
इशूड सर्टिफिकेट, ठीक है, और चार्ज्ड ठीक है, यहां नोट करो पहले, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मोहन बाई बैंक ऑन डिसऑनरिंग द बिल बाई रमेश। ऐसा होगा क्या? मैंने बताया भी था, यदि बिल डिसऑनर हो गया तो पैसा किससे लेगा? बैंक मोहन से। लेकिन नोटरी पब्लिक के पास बैंक ही जाएगा, और कितना पैसा लेगा? नोटिंग चार्जेस को इंक्लूड करके, और वो मोहन किस पे ट्रांसफर कर देगा नोटिंग चार्जेस? रमेश पे। ये कहानी चलेगी, समझ गए नहीं? चलो यहां तक नोट हुआ। अच्छा, एक और केस लेते हैं। डिस्काउंटिंग तो मैंने बताया नहीं, फिर भी यहां देख लेते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो लगेंगे। कितना रेट है मान लेते हैं, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्चुअली कितने होंगे? 20,000, 12%, और मान लेते हैं पीरियड कितना है? 3 महीने नहीं, मान लेते हैं 1 महीने का पीरियड है। 2 महीने बाद हमने क्या कराया? यहां लिख दीजिएगा 2 months आफ्टर। समझ गए बेटे? क्या मतलब है? 2 महीने तक मोहन सोच रहा था यार मैं ही पैसे ले लूंगा पूरे 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 पूरे, लेकिन 2 महीने के बाद वो कह रहा भाई पैसे की अब जरूरत है, अब वो बैंक के पास चला गया, तो 1 महीने पहले चला गया, ठीक है या नहीं? 3 महीने से 1 महीने पहले चला गया, 2 महीने उसने खुद ही रखा अपने पास, ठीक है या नहीं? वो पीरियड क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन हम मान लेते हैं 2 महीने के बाद वो गया, है ना? जब बी आर उसके पास आया तो बी आर को उसने 2 महीने तक रखा और फिर बैंक के पास चला गया कि यार मुझे पैसे दे दो, तो बैंक कितना चार्ज करेगा? कितने के हिसाब से अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 1 महीने, 2 महीने? तो बताइए। 200 रुपये। अमाउंट पेड टू मोहन बाय बैंक। सब ये प्रोसीजर ना, ये सब करना पड़ेगा हमें क्वेश्चनों में, ये सारी चीजें यहां समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, आ जाएगा तो फिर क्वेश्चनों में कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल, जल्दी समझ गए, बहुत बढ़िया। कितना होगा? समझ में आ गया? चलो इसी बात को लेकर चलें आगे। किसकी बुक्स हैं ये? पहले तो बुक्स को छोड़ो, ओनर ऑफ द बिल, मैच्योरिटी डेट पर लिखने की जरूरत नहीं है। बुक्स किसकी हैं? मतलब बैंक के पास बिल है, बैंक गया रमेश के पास और रमेश ने बिल ओनर कर दिया, मतलब पैसे दे दिए। तो मोहन की बुक्स में क्या एंट्री होगी? मोहन तो पहले ही इतने पैसे ले चुका है, 19,800। अब बैंक को पैसे मिल गए तो मोहन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? और ये क्या कर एंट्री करेगा जो हमने पहले केस में की थी? वो मैंने अभी कराई नहीं है डिस्काउंट की। सही कह रहे हो, डिस्काउंट की करा देनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, करा देंगे अलग से। करा दो, इधर ही स्पेस है तो। कोई नहीं कोई नहीं, डिस्काउंटिंग नहीं लिखा तो ये लो, डिस्काउंट की एंट्री बताओ बेटे। पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 19,800, मेरे ध्यान नहीं रहा एक्चुअली। और 200 क्या है हमारे लिए? नुकसान।
डिस्काउंट चार्जेस, जहां भी स्पेस मिल रहा है आप लिख लीजिए। और टू, बी आर हमने बेच दिया, खत्म कर दिया, 20,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस की कोई भी एंट्री मोहन रमेश की बुक में नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो मैच्योरिटी से मतलब है। ये डिस्काउंटिंग की एंट्री है, लिख लीजिए जहां भी आपके पास स्पेस है। मोहन की बुक्स हैं ये, इसको लेकर रमेश की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी डिस्काउंटिंग को लेकर, नो एंट्री। ये बताना चाहिए था इनफैक्ट मुझे पहले, कोई नहीं। हो गया नोट। इधर आ जाइए, बीपी टू क्या था, बीपी टू बैंक कितना, ये तो पूरा अमाउंट देगा 20। क्या ये पहला केस समझ में आ गया? बी केस, डिसऑनर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस का प्रोसीजर आप पिछले वाले केस में समझ गए, तो यहां भी वही सेम एंट्री होगी, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और गलती नहीं होगी फिर नोटिंग चार्जेस को लेकर, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी नोटिंग चार्जेस को लेकर। मुझे बताइए जरा, अब बैंक आपसे पैसे चार्ज करेगा, छोड़ दो फोन को भाई, अभी छोड़ दो, है तो मैं कह रहा हूं बैंक आपसे पैसे चार्ज करेगा, कितने चार्ज करेगा जब डिसऑनर हो जाता है तो? 20,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 100 रुपए के, तो बैंक हमसे चार्ज करेगा, करेगा नहीं करेगा? और हम किससे चार्ज कर लेंगे? मतलब हम मोहन है, बैंक हमसे पैसे चार्ज कर लेगा, तो हमारा बैंक बैलेंस बैंक काट लेगा, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, तो मैंने लिख दिया टू बैंक। ये किसकी बुक्स में एंट्री है? मोहन की। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा कितना, 20,100। कोई दिक्कत? अब ये जो पैसा है ये किस पे शिफ्ट कर दिया जाएगा? रमेश, तो रमेश से हम पैसा ये चार्ज कर लेंगे, तो रमेश को अपना क्या बना देंगे? बता नहीं रहे। मुझे आपसे पैसे चार्ज करने 20,100, तो मैं आपको अपना क्या बना लूंगा? डेटर को क्या करते हैं, बनाते हैं तो डेबिट। तो डेटर का नाम क्या है? रमेश। नहीं समझे? रमेश अकाउंट, बोलो बोलो। ये बड़ी अच्छी एंट्री हुई, हमारे डेटर बढ़ गए, बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ। क्या ये दोबारा बताऊं या समझ गए? बोलो बोलो बोलो। एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, अमाउंट रिकवर्ड बाय बैंक फ्रॉम मोहन। ठीक है जी, और ये क्या है? हमारे डेटर्स या रिसीवेबल, जिससे पैसा हमें लेना है 20,100। अब इसकी बुक में क्या एंट्री होगी जरा बताओ, जल्दी बताओ। बीपी की वैलिडिटी खत्म होगी नहीं होगी? लेकिन हमने भी अपने बीआर को क्यों नहीं खत्म करा? अरे हमारे पास थे ही नहीं बीआर, बीआर किसके पास थे? हमने तो पहले ही खत्म कर दिए थे अपने बीआर डिस्काउंट करा के, नहीं समझे? लेकिन ये तो बीपी खत्म करेगा अपना पहले, क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म, रिवर्स करेगा। बीपी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? अब नोटिंग चार्जेस इसके लिए क्या होगा? नोटिंग चार्जेस 100 रुपए, और क्रेडिटर बना लेगा दोबारा मोहन को। ये खर्चा इसका बढ़ गया।
इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। क्या ये एंट्री मस्त समझ में आ गई या नहीं आई बेटे, बोलो। बोलो क्लियर है? अब लग रहा है कुछ आसान सा, मुश्किल सी लग रही है एंट्री? लग रही है सच में? हाँ जी गोस्वामी जी, बता तो दो। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये भी करे जा रहे हैं। मैं कर रहा हूँ आसान लग रही है एंट्री, क्या आसान है इसमें? हाँ बता दो क्या आसान है। हाँ तो जब बड़ा क्वेश्चन आए 10 का तो लिख देना सारी एंट्री सेम है, इसलिए मैं कर नहीं रहा। चलो क्या, अब इसके बाद अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, कल मिलेंगे। अब हम कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये सारी चीजें आप रिवाइज करके लाना, कल मिलते हैं। या एक काम करूं, क्वेश्चन दिखाई दूं, दे दूं कुछ क्वेश्चन? एनपीओ को कर लेना भाई, सही रहेगा, प्लीज कर लीजिएगा यार। ये वाली एनपीओ की जैसे तैसे करके क्लास कवर कर लीजिए आप, फिर मैं वन शॉट में एनपीओ करा दूंगा, लेकिन कर लेना इसको, है ना? आज कल में ही कर लो, संडे से पहले ही। चलो बेटे, यहां तक क्लियर है? मैं सोच रहा हूं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 3.1, पेज नंबर निकालिए 6.3 पर। सुजाता वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। पेज 6.3 और प्रॉब्लम 3.1, सुजाता वाला है, ये कर लेना। सुजाता वाला है, ये कर लेना, ठीक है या नहीं? मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया है, लेकिन अभी हम आगे इसमें बढ़ नहीं सकते। और कोई क्वेश्चन आप लोग अभी कर नहीं सकते, कल आएंगे तो कल के बाद फिर काफी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है? तो इतना करना, रिवाइज जरूर कर लेना सब एंट्रीज को, मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप लगा देना, बस इसमें काम हो जाएगा। और सुजाता का क्वेश्चन कर देना, सुजाता वाला 3.1। बाकी कुछ कुछ कसक है, बाकी क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा मैं क्योंकि अभी कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? कल मिलते हैं हम। बस एक ही क्वेश्चन है 3.1, उसको कर लेना, एक्चुअली रिवाइज करना, इस पर 10 से 15 मिनट लगाना, एनपीओ पे लगा देना टाइम, बीआरएस के कुछ क्वेश्चनों पे लगा देना टाइम, ऐसे करके बाकी मिलेंगे हम कल, ठीक है ना? ये बात। और मंडे से तो मैंने कहा है, मंडे से आपको 11 बजे या जो भी टाइम होगा मैं बता दूंगा आपको, आप वाले ग्रुप पे भी, ठीक है? कल तो सैटरडे है, और संडे को क्लास भी होगी। आज यदि अरे सुनो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की आज क्लास होगी तो भैया उसको जरूर अटेंड हैं। हाँ वही मिल, भाई एनपीओ भी कर लो यार, उसको भी मैंने आराम से करा है। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसको आराम से तो करा रहा हूँ यार। वो तो मैंने आप अभी जब मैं वन शॉट कराऊंगा ना तो उसमें और अच्छे से करा दूंगा, मतलब अच्छे से इन द सेंस एक ही क्लास में 2.5 3 घंटे 3.25 घंटे में करा दूंगा। मैं बैंक तो हूं नहीं जो मुझे बीआर